आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आपको रेगुलर वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है आजकल। और फिलहाल आज आपके लिए वीडियो मिलेगा आप सबको। और सब्सक्राइबर भी कुछ दिनों से बढ़ नहीं रहे हैं, वीडियो भी ज़्यादा लाइक शेयर कुछ हो नहीं रहे हैं। तो ये भी एक कारण कहीं ना कहीं है ज़्यादा वीडियो अपलोड ना करने का, क्योंकि लग रहा है ऐसे कि चीज़ों आपको समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है ना, अगर समझ में आ रही है तो आप वीडियो को देखिए, उस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ बताइए, हमें कुछ एडवाइस दीजिए कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। अब जो सेटअप है हमारा, देखिए सेटअप तो अभी नॉर्मली है, क्योंकि कोई बढ़िया कैमरा नहीं, मोबाइल से सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। बोर्ड भी है, जो वाइट बोर्ड है इतना छोटा सा है बेचारा। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आप सबका जब सपोर्ट मिलेगा हमें, तब हम कुछ चाहेंगे कि हाँ पढ़ने वाले हैं कितने लोग चाहते हैं कि हमारे वीडियो पढ़े, आपको पढ़ाया जाए, तो फिर हम भी आपके बारे में कुछ सोचेंगे कि हाँ व्यवस्थाएं कुछ बढ़ाई जाएं। ठीक है ना, तो ऐसे आप जब प्रोत्साहन करेंगे तभी बातें कुछ समझ में आएंगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 की, द्विघात समीकरण की। एक्सरसाइज 4.3 द्विघात समीकरण नामक चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का जो कुछ वीडियो पढ़ा है आपका, इस में क्वेश्चन नंबर 4 से बात करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें भाषाएं दी गई हैं, उन भाषाओं का प्रयोग करके हमें समीकरण मानना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसके ठीक पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो कौन सा चैप्टर था हमारा, दो चर में रैखिक समीकरण। ठीक है ना, तो वहां पर वो चीजें बड़ी आसान होती थी। वहां पर क्या मैटर होता था, वहां पर हमें दो शर्त दी जाती थी। ठीक है ना, तो जिन दो चीजों में तुलना होती थी, हमें वहां पर केवल ये देखना था कि तुलना किन दो लोगों के बीच में हो रही है। उन दो लोगों को हम मान लेते थे, उन दोनों मैटर के, एक को x और एक को y। ठीक है ना, फिर पहली शर्त को पढ़ करके समझ करके x और y के बीच में समीकरण नंबर 1 बना लेते थे। दूसरी शर्त के अकॉर्डिंग x और y के बीच में संबंध पढ़ करके समीकरण नंबर 2 बना लेते थे। फिर दोनों समीकरण को वज्र गुणन, विलोपन या प्रतिस्थापन, ठीक है ना, किसी भी विधि द्वारा हम क्या कर लेते थे, हल करके x और y का मान बता देते थे। बात अगर आई द्विघात समीकरण की, कि इस बार हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझना है द्विघात समीकरण के बारे में। तो द्विघात समीकरण में सबसे पहला पॉइंट कि हमें दो चर राशियां नहीं माननी है। हमें कितनी चर राशियां माननी है, सिर्फ और सिर्फ एक चर राशि का प्रयोग करना है, चाहे x चाहे y। समझ में आई इतनी बात। अब अगर एक ही चर राशि का प्रयोग करना है तो फिर मैटर कैसे सॉल्व होगा। मैटर ये है कि आपको सवाल में अभी भी दोनों शर्तें दी जाएंगी, शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 2। ठीक है ना, दो शर्त मिलेंगी आपको, और दोनों शर्त में से आप यहां पर दोनों शर्तों का प्रयोग दो समीकरण बनाने के लिए करते थे। ठीक है ना, तो यहां पर हम पहली शर्त का प्रयोग अपने x को, यानी अपनी दोनों मैटर को जो x और y मानते थे, तो उस x और y को मानने में करेंगे। कहने का मतलब है y को मानेंगे तो नहीं हम। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एक ही चर राशि जिसे बोल दिया गया कि दो चीजों का योगफल कितना है, 10 है। ठीक है ना, दो संख्याओं का या दो वस्तुओं का क्या है योगफल मेरा, 10 है। ठीक है ना, अब इसमें से दो बातें होती हैं, अगर मैं एक को x मान लूं दूसरे को y मान लूं तो बन गया समीकरण मेरा x प्लस y बराबर कितना, 10। अगर मुझे एक ही चर राशि माननी है तो माना पहली संख्या x, तो दूसरी कितनी होगी, y मानने पे तो आसान हो जाता था। y का मान जरा x के पदों में निकाल के देखिए, y को अगर मैं यही रहने दूं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस, यानी अगर एक संख्या x होगी और x के रूप में ही मुझे दूसरी संख्या भी लेनी है, तो दूसरी संख्या मेरी क्या हो जाएगी, 10 माइनस x हो जाएगी। समझ में आया। तो देखिए यहां पर मैंने अपनी दोनों संख्याएं तैयार कर ली हैं। ठीक है ना, किस शर्त का प्रयोग करके, पहली या दूसरी, किसी एक शर्त का। ठीक है ना, सवाल में जो शर्त मुझे आसान लगेगी उस शर्त का प्रयोग करके मैं अपने समीकरण का निर्माण कर लूंगा। ठीक है ना, एक शर्त का प्रयोग करके मैं चीजों को मानने में उसका यूज करूंगा। ठीक है ना, चाहे पहली शर्त का प्रयोग चाहे दूसरी शर्त का प्रयोग, मैं क्या करूंगा, चीजों को मानने के लिए। ठीक है ना, फिर जो बची रहेगी शर्त, उस शर्त का प्रयोग करके समीकरण बनाऊंगा। क्योंकि समीकरण एक बनेगा, एक समीकरण बनेगा तो अज्ञात राशि भी तो मेरी एक ही है, एक समीकरण एक अज्ञात राशि, मान निकल जाएगा ना। समझ में आ गया।
आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, तब आपको बातें और कुछ समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, वर्षों में ब्रैकेट में दे रखा है, का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का 1/3 है, का योग 1/3 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी? रहमान है ना। क्या बोला जा रहा है, सवाल को पढ़ के एक बार सोचिए कि तुलना जिन चीजों में हो रही है, रहमान की आयु में तुलना हो रही है ना, लेकिन कब कब? 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद की तुलना हो रही है, ठीक है ना। कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो थी उसका व्युत्क्रम, और 5 वर्ष बाद जो रहमान की आयु थी उसका भी व्युत्क्रम। दोनों व्युत्क्रमों को जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? अब मुझे पहले आयु रहमान की, और फाइनली पूछा रहमान की, क्या पूछा है? वर्तमान आयु। तो सबसे पहले मैं रहमान की वर्तमान आयु मानूंगा। क्या मानूंगा? वर्तमान आयु। रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितना? x वर्ष। ठीक, रहमान की वर्तमान आयु मैंने कितना मान ली? x वर्ष मान ली। अब मैं क्या करूंगा? पूछूंगा भैया तुम्हें 3 वर्ष पहले जाना था ना, 3 वर्ष पहले तुम्हारी आयु क्या होगी और 5 वर्ष बाद तुम्हारी क्या आयु होगी, ठीक है ना। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व क्या? रहमान की आयु, रहमान की आयु बराबर कितनी? भाई जो 10 साल का अगर कोई व्यक्ति है, 3 साल पहले कितने का होगा? 3 घटा देंगे उसमें से, ठीक है ना। तो x माइनस कितना? 3। समझ में आया? तथा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का, रहमान की 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, अभी मत निकालो, चलो बाद में ही कर देंगे। फिर क्या 5 वर्ष बाद ना, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या हो जाएगी? वो x साल का है मौके पर, 5 साल बाद क्या हो जाएगा? 5 साल बढ़ जाएगी उसकी उम्र। तो अभी x से बढ़ जाने का मतलब क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। बोलिए, इन्हीं दोनों पर तो वो तुलना कर रहा था कि 3 साल पहले जो रहमान की आयु है और 5 साल बाद जो रहमान की आयु है, ठीक है ना, इन दोनों आयुओं का व्युत्क्रमों का योगफल कितना है? 1/3 है। तो प्रश्नानुसार किसका किसका 3 वर्ष पहले की आयु कितनी है? बताइए। 5 का व्युत्क्रम क्या होता है? यानी किसी भी संख्या का अगर व्युत्क्रम निकालना है, तो चलिए प्रश्नानुसार, ठीक है ना। क्या है प्रश्नानुसार? कि भाई x माइनस 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? समझ आया? फिर x प्लस 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? हो गया दोनों का व्युत्क्रम। बोला था दोनों के व्युत्क्रमों का योग अगर कर दूं तो किसके बराबर हो जाता है? बन गया समीकरण, कहानी खत्म, ठीक है ना। इसके बाद में हमारी अब कैलकुलेशन पावर आती है कि हमें कैलकुलेशन करना कितने अच्छे तरीके से आता है, ठीक है ना। यहां तक मेरा माइंड चल रहा था, आगे बात समझ में। क्या करो इनका एलसीएम लेके ऐड करो, तो एलसीएम लेना है तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई। ऐसा हम तभी करते हैं जब उनके हर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ x माइनस 3 x प्लस 5, कोई कॉमन चीज दिख रही है? नहीं कॉमन दिख रही है ना, तो कॉमन नहीं दिख रहा, सीधे गुणा करा दो। x प्लस 5 से गुणा 1 में कराओ कितना हो जाएगा? x माइनस 3 के गुणा 1 में कराओ कितना हो जाएगा? पूरे का बटे, इन दोनों का आपस में भी कराओगे। x के गुणा x में कराओ कितना हो जाएगा? x का गुणा 5 में कराओ कितना हो जाएगा? माइनस 3 का गुणा x में कराएंगे कितना हो जाएगा? 3 बचे प्लस माइनस बराबर 1/, यहां से कुछ कैंसिल आउट होगा, 5 में से 3 घटेगा, x और x जुड़ जाएंगे, x और x कितने x हो जाएंगे? 2x, और 5 में से 3 जाए कितना हो जाएगा? 2, पूरे का बटे x स्क्वायर, 5x में से 3x गया 2x माइनस कितना बराबर 1/, तिरछा गुणा करा दीजिए। तिरछा गुणा कराना आता है ना, क्या कराएंगे? 3 की गुणा इधर कराएंगे,
3 दूनाई 6x प्लस 3 दूनाई हो गया गुणा बराबर एक का गुणा इधर करा दीजिए, क्या हो जाएगा ये आपका x² प्लस 2x माइनस कितना 15। भाई एक का गुणा कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें ना, अब इतना मैटर बन गया। अब x² वाला यहाँ पर पद धनात्मक है तो सारी चीजों को उधर ही ले जाइए, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 0। x² प्लस 2x माइनस 15 पहले से मेरा वहां मौजूद था, इधर से कौन कौन जा रहा है माइनस का 6x और माइनस का क्या 6। x² मैंने ऐसे लिखा प्लस का 2x माइनस का 6x कितना हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, जुड़ेगा घटेगा घट जाएगा, 6 में से 2 चला जाएगा, 4x बचेगा। कौन बड़ा था इसमें से 6x, चिन्ह क्या था उसका माइनस, फिर माइनस का 15 माइनस के दोनों समान चिन्ह क्या हो जाएंगे 15 6। तो फाइनली मेरा समीकरण जो बना है क्या बन गया x² माइनस 4x माइनस 21। ठीक है ना, क्या फैक्टराइजेशन होगा सोचिए, गुणा करने पर 21 घटाने पर 4, 7 तरीके 21, 7 में से 3 गया बन जाएगा, आगे हो पाएगा। अब तो कर ले जाएंगे संभवतः यहाँ पर, क्योंकि अगर आप तीसरी प्रश्नावली पहुंचे तो आपको गुणनखंड करना आता है। ठीक है ना, आगे हो जाएगा, x के 2 वैल्यू मिलेंगे। अब वर्तमान आयु मेरी क्या है x वर्ष है, आयु मेरी कभी निगेटिव होगी, मैं बोलूं मैं माइनस 10 साल का हूं, मतलब आयु भी कभी माइनस में होगी नहीं ना। तो x के जो 2 मान आएंगे उन दोनों मानों में से अगर कोई मान ऋणात्मक प्राप्त होगा उसको आप छोड़ देंगे, ये बात लिख के छोड़ेंगे वहां पर, क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है ना, अतः ऋणात्मक मान को छोड़ने पर, समझ में आ गई बात है। और जो धनात्मक मान रहेगा उसको लेकर के उसकी वर्तमान आयु बता देंगे, अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर इतने वर्ष हो जाएगा। डायरेक्ट ब्रैकेट निकालना बताए हैं, कैसे निकालोगे आप डायरेक्ट ब्रैकेट, गुणनखंड करके फिलहाल आप निकालिएगा। मैं पे हल्का सा आपको हिंट दे रहे हैं कि 2 ब्रैकेट बनेंगे आपको बराबर 0, x के साथ में दोनों गुणनखंड रहेंगे, 7 तरीके 21, 7 में से 3 गया 4, 7 और 3 बन रहे हैं। अब देखिए घटाने पर आएगा 4 ना, और घटाने पर उत्तर किस में आना चाहिए, घटाने पर उत्तर किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो संख्या बड़ी होती है ना, यानी बड़ी वाली को मुझे क्या रखना होगा माइनस और छोटी वाली को, बात समझ में आई। यहाँ पे पता है आपको x प्लस 3 बराबर जब 0 करोगे तो माइनस 3 आ जाएगा, उसी मान को छोड़ देना है, और x माइनस 7 को जब 0 बराबर करोगे x बराबर प्लस 7 आ जाएगा, तो प्लस 7 को लेके चलना है, अतः रहमान की वर्तमान आयु क्या आ जाएगी 7। ठीक है ना, तो बाकी का काम आप शेष कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करना है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यानी एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है 30। ठीक है ना, इस सवाल में वो टेक्निक यूज हो गई जो मैंने बताया था आपको कि योगफल देने पर कैसे दोनों बातें को मानूंगा। ठीक है ना, क्या बोल रहा है पहली ही लाइन में कि शेफाली ने एक क्लास टेस्ट हुआ है और उसमें जो उसे नंबर मिले हैं 2 विषयों में नंबर मिले हैं, गणित में और किसमें अंग्रेजी में, और क्या क्या मिले हैं मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन इतना एक बात कंफर्म बता रहा है कि दोनों विषयों में जो भी नंबर मिले हैं उन दोनों को जोड़ने पर टोटल कितना हो रहा है 30। तो अगर उसे गणित में 10 नंबर मिले तो अंग्रेजी में कितना 20 कैसे आया, घटाने पर किसमें से क्या घटाया, तो घटाकर जवाब ही दो ना सीधे। मान लो गणित में 15 नंबर मिले तो अंग्रेजी में 30 माइनस 15। ठीक है ना, अगर गणित में 20 नंबर मिले तो अंग्रेजी में 30 माइनस, अगर गणित में x नंबर मिले तो अंग्रेजी में 30 माइनस, आगे अपने आप लॉजिक ना। तो माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक, माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक बराबर कितने x, तथा शेफाली द्वारा किसमें अंग्रेजी में, किसमें अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 माइनस x माइनस 30 जैसे कर दोगे सवाल खत्म, खराब हो जाएगा। ठीक है ना, योगफल में से हमेशा पहला नंबर घटाएंगे आप। कह रहे हैं यदि उसको गणित में 2 अंक ज्यादा मिल जाते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल जाते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता, अंकों का क्या हो जाता गुणनफल। यदि
गणित में कितने क्या कर रहा है, गणित में कितने नंबर कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है कम कर रहा है, दो अधिक, गणित में 2 अंक 2 नंबर अधिक कर रहा है। यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले तो प्राप्त अंक कितना हो जाएगा गणित में, x+2। गणित में कितने नंबर मिले थे इसको, x नंबर मिले थे ना, 2 नंबर ज्यादा हो गए, कितने नंबर हो गया। तथा अंग्रेजी में क्या करना है, 3 नंबर कम करना है ना, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो प्राप्त अंक कितना हो जाएगा। अंग्रेजी में मिले कितने तो पहले ये लिख लो, ये अंग्रेजी में मिला हुआ था ना। अब 3 नंबर क्या करना है, इसमें से कम करना है। जो भी लिखा है मुझे नहीं पता क्या लिखा, उसमें से 3 नंबर मैं कम कर दूंगा। मैं देख रहा हूं ये भी संख्या घट सकती है, 30 में से 3 चला कितना हो जाएगा 27 माइनस, ठीक है। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कितना है 210, तो गणित वाला नंबर कितना है x+2 और अंग्रेजी वाला कितना है, दोनों का गुणनफल कितना हो गया। बात समझ में आई भाई, दोनों का योगफल 130 हो रहा था, मान लिया क्या हुआ प्रश्नानुसार। चलिए इतनी बातें चलती रहती हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका गणित में कितना नंबर मिला है, x मिला था 2 नंबर बढ़ा दिया। अंग्रेजी में 30 माइनस x मिला था तो 3 नंबर कम कर दिया, ठीक है ना। अब जो नंबर आए इन दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है 210 हो रहा है, तो गुणा कर लिया मैंने, गुणा कराइए। x का गुणा 27 में कराएं कितना हो जाएगा 27, x का गुणा माइनस x में कराएं कितना हो जाएगा -x स्क्वायर, 2 का गुणा 27 में कराएं कितना हो जाएगा 27 दूना 54, 2 का गुणा -2 में कराएं कितना हो जाएगा -2x बराबर कितने के x स्क्वायर नेगेटिव है ना। द्विघात समीकरण का अस्तित्व ही x स्क्वायर पर टिका रहता है, इसलिए x स्क्वायर को धनात्मक बनाना चाहेंगे हम। x स्क्वायर को धनात्मक बनाने के लिए x स्क्वायर इधर माइनस का इधर भेज देंगे, किसका हो जाएगा प्लस का। 27x में से 2x यहाँ पे घट जाएगा, कितना x बचेगा 25x, किसका प्लस का बचेगा क्योंकि 27 बड़ा है, प्लस का 25x इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 25x हो जाएगा। समझ पाए। फिर यहाँ पर संख्या क्या है आपकी +54 है, और तो कोई संख्या नहीं, यहाँ पर 54 इधर आ जाए क्या हो जाएगा -54, और यहाँ पर पहले से क्या था 210 थी संख्या -54। यहाँ पर क्या बचा जब सब कुछ उधर ले गए तो 0, बोलिए तो क्या बच गया आपका पूरा फाइनल समीकरण x स्क्वायर माइनस 25x, 210 में से 54 घटा दोगे कितना बचेगा 156, प्लस का 156 ना। अब इसका करना है गुणनखंड, गुणा करने पर 156 और घटाने पर कितना, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 25, तो 156 का क्या कर लीजिए आप गुणनखंड कर लीजिए, 2 से कट जाएगा ना, 2 सते 14 1 15 16 हो गया, 2 8 फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6 1 7 2 9 39, 13 3 39, 3 तिरहिया में भी तो 39 होता है, 3 से काट दिया मैंने 13 आ गया, 13 भाग संख्या अब नहीं कटेगा, इसी में से बनाना है मुझे। जोड़ने पर कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए, तो देख रहा हूं 13 तो एक बड़ी नंबर मिली है मुझे, एक काम करूं मैं इन सबको समेट लूं, शायद जोड़ने पर मिल जाए 25, 3 दुनाई 6 दुनाई तो 12 और 13 जोड़ने 25 आ रहे हैं, मिल गया फैक्टर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से गुणनखंड करके सेटिंग बनाई जाती है, समझ में आई बातें। x स्क्वायर, आगे गुणनखंड तो कर लोगे, गुणनखंड मैं नहीं कर रहा यहाँ पर, मुझे आपको ये सिखाना है कि भाषा का प्रयोग करके कैसे आप क्या कर पा रहे हो समीकरण बना पा रहे हो, ठीक है ना। जो समीकरण बना रहे हो सिंपल सा समीकरण है, समीकरण आपने सॉल्व करते हो 2 प्रश्नावली खत्म कर दी, ठीक है ना। अच्छा डायरेक्ट मैं इसका निकाल लेता हूं अपने मन से, आपको आंसर कंफर्म करवा देता हूं, क्योंकि देखो मैं डायरेक्ट निकालने वाला मेथड तभी यूज करता हूं जब x स्क्वायर गुणा क्या हो 1 हो, ठीक है ना, अन्यथा चीजें प्रॉब्लम आ जाती है। जब 100 ऐसे x लिख दीजिए, गुणनखंड क्या बने 12 13 ना, एक x के साथ 12 एक x के साथ 13, ठीक है ना। जोड़ने पर चीजें किस में प्राप्त होनी चाहिए माइनस में, जोड़ना भी हो जोड़ा भी जाए और चीजें माइनस में हो, तो जोड़ने वाला मैटर माइनस में होने का मतलब क्या होता है कि दोनों ही चीजें मेरी निगेटिव हो, है ना, तभी तो भाई माइनस दोनों के रहेंगे तभी तो जुड़ेंगे, समान चिन्ह जुड़ते हैं ना, इसका मतलब दोनों ही मेरे क्या होने चाहिए यहाँ पर,
इसका मतलब x का मान 12 भी सही होगा, तब तो धनात्मक आएगा, x का मान 13 भी। अंक माने हैं मैंने ना, यानी 12 भी मेरा ठीक है, x का मान 12 भी फिट है, और क्या है 13 भी। समझ में आ गया? अगर x का मान 12 होगा तो y यहाँ पर गणित में कितने नंबर मिल जाएंगे मुझे? 12। तो अंग्रेजी में कितना नंबर मिलेगा? 18 नंबर, ठीक है ना। और अगर 13 नंबर मुझे गणित में मिलते हैं तो फिर अंग्रेजी में 17, ठीक है ना। दोनों बातें सत्य है। समझ में आ गया? दो दो उत्तर आएंगे। जब x का मान 12 13 आ जाएगा तो एक बार x का मान आप 12 लिखना, यदि x बराबर 12, ठीक है। आगे आप सॉल्व कर लेंगे, आगे कहानी मैं यहां बता देता हूं। यदि x बराबर कितना मान के चल रहे हो आप? 12, तो गणित में प्राप्त अंक ठीक है। यदि x बराबर 12 तो गणित में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे? गणित में x ही तो माना था, 12 ही हो जाएगा। तथा अंग्रेजी में कितने अंक हो जाएंगे? 30 माइनस एक्स यानी 30 माइनस 12, तो 30 में से 12 चला गया, कितना आ जाएगा? 18। फिर आप यहां पे लिखोगे यदि x बराबर कितना मान के चल रहे हो आप? 13, तो गणित में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे? 13 ही। तथा अंग्रेजी में तीस माइनस 13 कितना आ जाएगा? 17, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके डबल डबल आंसर आएंगे। समझ में आ गई बातें? क्योंकि दोनों ही वैल्यू धनात्मक आ रही हैं, किसी वैल्यू को छोड़ने का यहाँ पर कोई भी मोटिव नहीं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने अधूरा छोड़ा है आपको। यहाँ पर अभी आपकी 2-3 लाइनें और सेट होंगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये भी आएगा आपका, यदि x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है ना, तो इंप्लाइज दैट x का मान कितना मिल जाएगा? 12। और यदि x माइनस 13 बराबर किसके? 0, तो इंप्लाइज दैट x का मान कितना मिल जाएगा आपको? 13। पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया आपका, बस यहाँ पर 2 लाइनें छोड़ी हैं, ठीक है। गुणनखंड करना कर लेंगे उसको, थोड़ा सा छोड़ने से ये रहता है ना, आप भी जाकर वहां पे करोगे वहां पर थोड़ा सा, ठीक है ना। एक बार सोचोगे, पूरा लगा दूंगा मैं अभी, फिर सीधे आप हूं हाँ करके शांत हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक आयताकार क्या है? खेत है। एक छोटा सा फिगर बना के आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि आयताकार खेत है, तो इसका एक हमने विकर्ण बना दिया, ठीक है ना। कह रहे हैं जो आयताकार खेत का विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। इसमें छोटी भुजा इसकी चौड़ाई होगी, तो मान लेते हैं छोटी भुजा x है, तो विकर्ण इससे कितना है? 60 मीटर लंबा है, ठीक है ना। बड़ा है, बड़ा होने का मतलब क्या करेंगे? प्लस करेंगे। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है कि इसकी जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। बड़ी भुजा जो भी है यही तो होगी बड़ी भुजा, ये इस छोटी भुजा से कितना है? 30 मीटर। आपने एक चीज देखा यहाँ पर, मैंने लगा तो दिया आसानी से, आपको यहाँ पर ये समझना चाहिए था कि विकर्ण और बड़ी भुजा इन दोनों की तुलना किससे हो रही है? छोटी भुजा से, ठीक है ना। तो तुलना जिससे की जाती है उसी को पहले मानो। तो क्या मानेंगे आप? क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर कितना? x। मीटर में दिया जाए, हाँ मीटर में सारी बातें हैं, x मीटर, ठीक है ना। तथा तो करके लगाते हैं, है ना। तो आयताकार खेत का या की ही बड़ी भुजा, कौन सी? बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी? बड़ी भुजा 30 मीटर ज्यादा है ना, तो x प्लस, ठीक है ना। तो आयताकार खेत का विकर्ण कितना हो जाएगा?
विकर्ण 60 मीटर ज्यादा है। बात समझ में आया? आयताकार है तो बोलो यहाँ पे 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है ना। आप चाहो तो एक छोटा सा फिगर वहां पे बना के ऐसे दर्शा सकते हो, ठीक है ना। जब आपको ये एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है, बोलिए ये इतना समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, या आयत का विकर्ण का फार्मूला होता है वो लगा सकते हो। वो फार्मूला भी पाइथागोरस थ्योरम से ही बना है, जो भी आपको याद आए उस समय, ठीक है ना। तो आप लिखोगे आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, बोलिए अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस कितना, लंबाई हमेशा बड़ी भुजा का रोल निभाएगी और चौड़ाई आपका छोटी भुजा का। और आयत का विकर्ण आपने कितना निकाला है, x प्लस 60, बोलिए बराबर अंडर रूट लंबाई यानी बड़ी भुजा कितनी है, x प्लस 30 है, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है आपकी, x है ना, x का होल स्क्वायर। समझ में आई बातें? चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई का मतलब छोटी भुजा ना, छोटी भुजा का मतलब क्या है, यही मेरी चौड़ाई, ठीक है ना। अब बड़ी भुजा का मतलब क्या है, ये मेरी लंबाई। समझ में आ गया? विकर्ण की जगह पे विकर्ण का मान अंडर रूट, लंबाई की जगह पे लंबाई का मान, चौड़ाई की जगह पर चौड़ाई का मान। समझ पाए? अब सॉल्व करना है। अंडर रूट एक समस्या है, अंडर रूट को मैं इधर लाना चाहता हूँ, तो अंडर रूट जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, है ना। वर्ग उधर जाता है तो अंडर रूट उल्टा लाओगे तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस 60 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर x प्लस 30 का होल स्क्वायर बचेगा और प्लस x स्क्वायर। आप x प्लस 30 के होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए a प्लस b के होल स्क्वायर के फार्मूले से, ठीक है ना। तो a स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर 3 त्रिक का 900 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे a गुणे 2 गुणे x गुणे 30, 30 दुनाई 60x प्लस कितना x स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ पर फिर से इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए, x स्क्वायर प्लस 60, 60 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग करो, 6 6 36, ओके 0 डबल 0, फिर 2 गुणे x गुणे 60, 60 दुना 120, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया बराबर किसके, x स्क्वायर मत करो भी, जोड़ो मत, देखो अब बताता हूँ आपको, क्योंकि अगर आप जोड़ लेते तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट x स्क्वायर एक एक काट सकता हूँ, जोड़ तभी बात वही होती, फिर उधर ले जाके पक्षांतर करते तब जाकर वो खत्म होता है। एक स्क्वायर यहीं से गायब हो गया मेरा, ठीक है ना। अब एक स्क्वायर x स्क्वायर जब गायब हो गया, x स्क्वायर जिस साइड में है वहां पर क्या है, पॉजिटिव है ना, तो मैं उसी तरफ सारी चीजों को लेके जाऊंगा, ठीक है ना। x स्क्वायर, फिर यहाँ पर x वाला मैटर लिख देते हैं, पहले से क्या है इसके पास में 60x है, फिर यहाँ से x वाला मैटर उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस 120 है। संख्या क्या है, पहले से इसके पास क्या था, इस पक्ष में पहले से इस पक्ष में 900 था ना, यहां से संख्या 3600 उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या बचेगा यहाँ पर, समझ पाए? ये x स्क्वायर मैंने यहीं रखा, 60x मैंने देखो यहीं रखा है, 900 प्लस में था वो भी यहीं पर है, ठीक है। इधर से मैं 3600 और 120x को लाया हूं, 120 इधर जाकर माइनस हो गया, 3600 भी उधर जाकर माइनस हो गया है, ठीक है ना। अब x स्क्वायर, x वाले दो पद हैं, 60x एक प्लस है, माइनस घट जाएगा, 120 में से 60 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 60x ही आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का, कौन बड़ा है 120 बड़ा है, ठीक है ना, तो माइनस का आएगा। फिर ये 3600 है, 900 है, 3600 में से 900 घटा दो क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, कितना बचेगा 600 उधर चला गया, 300 2700 बचेगा आपका, प्लस का बचेगा कि माइनस का, माइनस का बचेगा ना, क्योंकि कौन ज्यादा था 3600 ज्यादा था। अब गुणा करने पर 2700 और घटाने पर कितना 60, ठीक है ना। गुणनखंड आसान नहीं है ना, तो आप क्या कर लीजिए फटाक से 2700 का गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है ना, 2 से कट जाएगा, बोलिए या 3 से काट देता, 3 नवा 27, फिर 3 तिरिक का 9, फिर 3 से 3 इक्के 100 आ गया। अब 2 से काट दीजिए, 2 से कितनी बार 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 2 बार, बोलिए कट गया ना। अब इसमें से आपको ऐसा कुछ करना है कि 2700 आए, गुणा करने पर गुणा वाली टेंशन ही छोड़ दीजिए, घटाने पर कितना लाना है 60,
घटाने पर 60 लाने का मतलब हो गया कि 60 से ज्यादा कोई चीज मिले हमें, लगभग, है ना। जैसे 70 उत्तर मिल गया हमें, दिमाग लगाइए कैसे करना है कि 70 मिल गया तो 70 में से कितना घटाने पर 60 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। या मुझे जैसे 65 मिल गया तो 65 में से 5 घटाने पर 60 ले आऊं, ठीक है ना। यानी एक संख्या को मुझे 60 के ऊपर ले जाना है और दूसरी संख्या उसमें से थोड़ी बहुत रहनी चाहिए, बस 10, 5, 15, 20 जितना ऊपर जा पाएगी मेरी। तो मैं एक 5 को इसमें से लेके चलता हूँ। अगर मैं सोचता हूँ 5 या 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, इसे हो ही जाए। 3 तिरिक का 9, 9 तिरिक क्या 100 में से 27 घटाने पर 60 बचेगा। मामला फिट नहीं हुआ, फिर क्या करूं, सोचिए। चलिए ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक 5 को छोड़ देता हूँ, है ना। एक 5 को जब छोड़ दूंगा मैं तो 5 दुनाई 10, 10 दुनाई 20, 20 तिहाई 60, 60 तक पहुंचे हैं, मैं 60 तक यहीं पहुंच गया मैं। अब 60 अगर 3 बार किया मैंने 6 एकड़ 180 पहुंच जाऊंगा, बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 60 नहीं आ पाएगा घटाने का, मतलब ये लॉजिक भी मेरा गलत हो रहा है। बार बार मैं इस 2 को लेके चल रहा हूँ छोटे छोटे, मैं 2 को छोड़ ही देता हूँ सीधे। 5 तिहाई 15, कितना हो जाएगा बताइए। 5 तिहाई 15, फिर 15 तिया 45, 45 तिया करेंगे ज्यादा हो जाएगा, 45 दूना कितना हो जाएगा 90, और फिर 5 दुनाई 10, 10 तिहाई, समझ पाए क्या क्या हुआ। मैंने क्या लिया है, 2 को छोड़ दिया, ठीक है ना। 5 से सीधे कहां गया, 5 तिहाई 15, 15 तिया 45, और 45 एक 2 को भी ले लिया, यानी 2 से लेकर चलूंगा ऐसे। 5 दुनाई 10, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, समझ पाए। मैंने इस 5 को लिया है, इस 2 को लिया, इस 3 को लिया, इस 3 को लिया, तो 90 आ गया मेरा इतना। अब बचा क्या क्या था, 3 यहां बचा था, 2 यहां, 1 5 यहां, तो 3 दुनाई 6 और 6 पंचे, एक 90 आ गया, एक 60 आ गया। 90 में से 30 घटाकर मैंने देखा, 90 में से 30 घटाए तो 60 आ जाएगा। बन गया कैलकुलेशन, बोलिए समझ में आ गया। अब कर लीजिए, कर लेंगे ना 90 और 30 को, 90 30 को कर लेंगे। देख लेना यहाँ पर ब्रैकेट क्या आ जाएंगे आपके दोनों, x के साथ 90 और x के साथ क्या 30। घटाने पर आना चाहिए, और घटाने पर उत्तर भी क्या है माइनस। घटाने में आने का मतलब एक प्लस रखना है, एक माइनस रखना है, लेकिन उत्तर माइनस में आए तो बड़े वाले को किस में रखना है, माइनस में रखना है। समझ में आए। अब 90 आएगा कि नहीं आएगा मेरा धनात्मक मान, x बराबर -30 आ जाएगा एक, और x बराबर एक प्लस 90 आएगा। -30 आने का मतलब छोटी भुजा -30 आएगी, माइनस में कोई भुजा की, कोनो खेत की लंबाई देखे हो -30 मीटर हो, है ना। लंबाइयां खेत वगैरह की माइनस में नहीं होती, समझ आ गई बात। तो माइनस वाले को नेग्लेक्ट कर दोगे, क्योंकि लंबाई माइनस में नहीं होती है, आता ऋणात्मक मान छोड़ने पर, ठीक है ना। x बराबर क्या ले लेंगे आप, 90 ले लेंगे, अतः छोटी भुजा 90 है, तो बड़ी भुजा 90 + 30 120 हो जाएगी, और विकर्ण कितना हो जाएगा 90 + 60 150 हो जाएगा, ठीक है ना। तीनों की वैल्यू बता देंगे। आगे बात समझ में, क्या पूछा है, खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, वही पूछा है, लंबाई चौड़ाई, बड़ी भुजा छोटी भुजा, हो जाएगा। नोट करना है इतना, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आगे लगा लीजिएगा। अब इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। बातें अगर आपको समझ में आ रही हो, चीज़ों को लग रहा हो कि हाँ मेरी जो लैंग्वेज है, मेरी जो टीचिंग टेक्निक है वो आप सबको समझा सकती है, ठीक है, तो चीज़ों को, वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिए, चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि हमारा भी कुछ प्रोत्साहन मिलते रहे, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।